तो बच्चे कल आपा लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे डी ब्रोगली, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। उसके अलावा अपन डिस्कस कर रहे थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको उसका एक क्वेश्चन भी करवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। उसकी मैंने आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखाई थी और हमने ये देखा था अगर हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में अज्यूम कर लेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप प्लीज करके देखना। उसके अलावा नोट्स में 2 क्वेश्चन और थे, तो उन 2 क्वेश्चन पे भी आप ध्यान देना। एक मुझसे डाउट लिया था आज दृष्टि ने, उसने मुझे एक इक्वेशन भेजी थी जो मैंने नोट्स में लिखी हुई है, और दृष्टि ने मुझसे वो वाली इक्वेशन पूछी थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो इक्वेशन इन्होंने मुझसे पूछी थी ना, वो डी ब्रोगली रिलेशन से रिलेटेड है और बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। तो एक बार मैं आपको वो इक्वेशन बता देता हूँ आई कैसे, बाकी आप उसको नोट्स में से पढ़ना, इजी है, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको डी ब्रोगली वाली वो इक्वेशन जो है वो समझा देता हूँ। उसके बाद फिर आप डिस्कस करेंगे आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, फिर आप डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, और फिर आप डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद कल का टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन के रिलेटेड। फाइनली फिर आप स्टार्ट कर पाएंगे अपना बोहर मॉडल, जो अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो ये सब चीजें आपने अब यहाँ पे परफॉर्म करनी है। स्टार्ट एक बार मैं कर रहा हूँ डी ब्रोगली रिलेशन से। मैं आपको बता रहा हूँ हेडिंग क्या है। डी ब्रोगली इक्वेशन in terms of potential difference, या सिंपल पोटेंशियल है, चलो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल यानी कि V वोल्टेज। तो मैंने आपको डी ब्रोगली इक्वेशन पोटेंशियल की फॉर्म में बतानी है। अभी मैंने आपको कौन सी इक्वेशन बताई हुई है, मैंने आपको बताया लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। यहाँ पे h है प्लैंक्स कांस्टेंट, m है मास ऑफ द पार्टिकल, v है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे तो पोटेंशियल का नामो निशान नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, वी नो दैट जो अपना पार्टिकल है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है वो मोशन में है। अगर हमारा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन में है तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा। तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी को E से, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया हाफ mv स्क्वायर से। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वेलोसिटी की वैल्यू निकालोगे, v की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, ये m यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, तो मेरे पास आ गया 2e/m इज इक्वल टू v स्क्वायर। यहाँ पे अपने पास क्या केस आ जाएगा, स्क्वायर है, ये यहाँ पे आके रूट बन गया, अंडर रूट 2e/m, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ये जो वेलोसिटी की वैल्यू आई है ना, ये आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। कर देता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू h/m रूट 2e/m। अब इसको देखो अपन कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको बताता हूं। ये m है, इस m को आप क्या लिख सकते हैं, इस m को आप लिख सकते हैं रूट m इंटू रूट m, क्योंकि आपको पता है जब 2 स्क्वायर रूट इकट्ठे आ जाएं और नीचे हमारे पास सेम फैक्टर हो, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, m आंसर आ जाता है। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसको मैं लिख रहा हूं रूट 2e/√m। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट m से रूट m कैंसिल हो जाएगा, ये भी रूट दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी h/√2me। तो ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई।
मैंने इक्वेशन लिखनी है पोटेंशियल के टर्म्स में, तो यहाँ पे मैं एनर्जी को दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ। कैसे डिफाइन करूंगा? एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज ईवी। ईवी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई है हमारा इलेक्ट्रॉन और वी है हमारा वोल्टेज यानी कि हमारा पोटेंशियल। तो ई की ये वाली वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, इसको मैं इक्वेशन में पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय अंडर रूट 2 MEV। तो ये मेरे पास मेरी इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। कूलम की फॉर्म में बता रहा हूँ, फिक्स वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास भी फिक्स होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, ये भी हमें पता था। सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू तो चेंज होती रहेगी। पोटेंशियल को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट थे, उन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू मैं पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, पहले मल्टीप्लाई बाद में डिवाइड कर करा के मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो आपको याद रखना है। लैम्डा इज इक्वल टू 1.23 इंटू 10⁻⁻9 मीटर अंडर रूट वोल्टेज। तो जो भी वोल्टेज होगा, जो भी पोटेंशियल होगा, वो पुट करो, उसका रूट लेके सॉल्व करो, मैटर वेव की वेवलेंथ आ जाएगी। ये था दृष्टि अपना दूसरा फॉर्मूला जो मैंने नोट्स में बताया हुआ है। सिंपल सा कंसेप्ट है, बस आपको ये दो चीजें याद रखनी है। पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², वहां से v की वैल्यू निकालो, फिर एनर्जी का एक और फॉर्मूला पुट कर लो, एनर्जी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये वोल्ट। तो इस तरीके से आप ये वाली इक्वेशन निकाल सकते हो। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बोल दो प्लीज। यहाँ पे हमें सब ये m मास और ई की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास ही लिखना है। हाँ जी बच्चे, क्योंकि मैंने अभी भी बोला ना, एनर्जी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आपने बोल ही दिया, आप जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में डिफाइन कर रहे हो, तो हमें इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ही सारी वैल्यूज लेनी पड़ेगी। और कोई डाउट हो किसी का? चलिए, तो बच्चे ये था अपने पास अपना डी ब्रोगली इक्वेशन, सिंपल सा था। ये दो ही इक्वेशंस आपको ध्यान में रखनी है। फिर भी चलो एक बार मैंने बता दिया, आप इसको पढ़ते रहना, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? तो हेडिंग आ गई हमारी ईएम वेव्स। ईएम का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इनके बारे में सबसे पहले किसने पता किया था बच्चे? जे क्लार्क। पूरा नाम है जेम्स क्लार्क, और इसने ये सब चीजें कब पता की थी? 1864 के अंदर। तो इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा 1864 में। पूरा नाम इसका जेम्स क्लार्क मैक्सवेल है, तो इसलिए कई बार इनको मैक्सवेल वेव्स भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। जे क्लार्क मैक्सवेल इसका पूरा नाम है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेव्स क्या होती हैं। व्हाट आर वेव्स? तो देखो, आप जब भी फिजिक्स वगैरह में वेव्स को पढ़ते होगे, तो आप वेव को जनरली ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हो। तो रिप्रेजेंटेशन तो मैंने आपको बता दी। डेफिनेशन क्या होती है? वेव्स आर द form of energy which can be represented
which can be represented by disturbance, इसको डिस्टरबेंस बोल देते हैं, या वेरिएशन इन द पाथ, वेरिएशन इन द पाथ। तो ये हमारे पास हमारी डेफिनेशन है। वेव्स क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ये एक फॉर्म है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पाथ के डिस्टरबेंस में। सिंपल पाथ तो ये होना चाहिए था, पर मैंने इसको लाइन के अलोंग सिंपली रिप्रेजेंट नहीं किया, मैंने इसको एज ए माउंटेन रिप्रेजेंट किया, अपवर्ड और डाउनवर्ड, जिसको आप डिस्टरबेंस बोल रहे हैं या वेरिएशन बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास हमारे वेव की डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक वेव कंस्ट्रक्ट की, एक वेव हमने बनाई, उस वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। एक सिंगल वेव है जिसे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर दो टाइप के फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में आप +2 में पढ़ोगे, पहला चैप्टर। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या हमारी मैग्नेट प्रोड्यूस करेगी, इसके बारे में आप पढ़ोगे +2 में, थर्ड चैप्टर। दोनों चैप्टर आपको फिजिक्स से पढ़नी है, केमिस्ट्री का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमने तो सिर्फ ये वर्ड यूज किए हैं फिजिक्स से उठा के, और हमारा कोई काम नहीं है। तो हमने एक वेव कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। ये दोनों जो फील्ड हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगे। जैसे सपोज करो ये एक्सिस है, अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड ये है तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे। समझ रहे हो ना? थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देता हूं, ये अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये इलेक्ट्रिक था ये मैग्नेटिक है, दोनों पैरेलल आ गए, ऐसा नहीं होगा। दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जिस डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट करेंगे, ट्रेवल करेंगे, उसके भी परपेंडिकुलर होती है। ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स which consist of electric field and magnetic field present perpendicular to each other and perpendicular to direction of propagation and perpendicular to direction of propagation। तो ये हमारे पास हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन होती है। अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारे पास, उनके लिए बाद में करेंगे। एक बार मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे मैंने एक वेव रिप्रेजेंट कर दी, और आप सपोज करो कि ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमें ये बताना है, जब भी आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टडी करते हैं तो हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। अब आपने वो कंपोनेंट्स यूज तो कर लिया, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। किसी भी वेव को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बच्चे वेवलेंथ, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो लैम्डा से। फिर हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो म्यू से। फिर हमें यह पता होना चाहिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल ए से। फिर हमें पता होना चाहिए वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो म्यू बार से। और फाइनली फिर हमें पता होना चाहिए टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड को आप शो करते हो टी से, टी नीचे से बैंड है, इसको फिर टाउ बोलते हैं। अंग्रेज बनना है, देसी नहीं बनना, देसी में तो ये ताऊ बन जाएगा, ताऊ नहीं बुलाना है, इसको टाउ बुलाना है। अपन अंग्रेज बनेंगे, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, तो टाइम पीरियड को अपन टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपने को कम से कम 5 क्वांटिटीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इन 5 क्वांटिटीज की डेफिनेशन जो है वो आपको आनी चाहिए।
तो यहाँ पे पांचों की डेफिनेशन बता रहा हूँ, पांचों के लिए फॉर्मूला भी आप बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारे पास क्या होता है, जब आप किसी भी वेव को स्टडी करते हैं, उस वेव को स्टडी करते टाइम दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, एक बार बना के दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे ये मेरे पास मिली वेव आ गई इस तरीके से, तो अगर मैंने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। जो वेव का मैक्सिमम पॉइंट होता है उसे क्रेस्ट बोलते हैं, जो मिनिमम पॉइंट होता है उसे ट्रफ बोलते हैं। आई नो आपने पढ़ा हुआ है 9th-10th क्लास में, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है तो एक बार मैं बता रहा हूं। तो दो क्रेस्ट या दो ट्रफ, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे आप बोलते हैं वेवलेंथ, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। दो क्रेस्ट या दो ट्रफ, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटीमीटर में या मीटर में। इसके अलावा और भी यूनिट्स यूज होती हैं, आप नैनोमीटर यूज कर सकते हो। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। आप 1 आर्मस्ट्रॉन्ग यूज कर सकते हो 10⁻⁻10 मीटर। आप पिकोमीटर यूज कर सकते हो 10⁻⁻12 मीटर। ये वाली यूनिट्स आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारा वेवलेंथ है। फिर आ जाते हैं हम हमारी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पे। फ्रीक्वेंसी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो या कैसे डिफाइन करते हो, एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स जो हैं वो हम फॉर्म कर पा रहे हैं, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड बाय अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन 1 सेकंड, या बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। एक सेकंड के अंदर हमारी वेव जो है वो कितने क्रेस्ट एंड ट्रफ प्रोड्यूस कर रही है, वो आपने देखना है। या आप ये बोलोगे एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स ट्रेवल कर रही है, तो आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो। एक सेकंड में कितने क्रेस्ट और कितने ट्रफ फॉर्म हुए, या एक सेकंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स पास हुई, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है। उसके बाद आ जाओ एम्पलीट्यूड पे। जो हमारी एक्सिस है, एक्सिस से क्रेस्ट का मैक्सिमम डिस्टेंस या ट्रफ का मिनिमम डिस्टेंस, ये है क्रेस्ट और ये है ट्रफ। तो हमारी एक्सिस से जो क्रेस्ट वाला या ट्रफ वाला जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसे आप बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको अपन ने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये तीन हमारी बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं। फ्रीक्वेंसी को जब आप वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल आता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। तो ये दोनों आपस में ऐसे रिलेटेड होती हैं। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर को हम डिफाइन करेंगे, 1 सेंटीमीटर हमारे पास हमारी लेंथ है, उस 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। ये नई डेफिनेशन में लिख देता हूं, द टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितनी वेव्स हमारी आ रही हैं, उन वेव्स को काउंट करके हम बता देंगे, वो है हमारा वेव नंबर। अब काउंट कैसे करेंगे, बहुत सारी वेव्स होती हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वेव नंबर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। जो आपकी वेवलेंथ है ना उसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 बाय वेवलेंथ ले लो, जो आपके पास आपकी वैल्यू आएगी वो वेव नंबर की आएगी। और फाइनली हमारे पास हमारी लास्ट डेफिनेशन है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड आप कैसे डिफाइन करते हो, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर दो, वो हमारे पास आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड। तो ये हमारे पास हमारी 5 डेफिनेशंस थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने आपको बताया, उसके जो 5 कंपोनेंट हैं वो मैंने आपको बताए। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो प्लीज। सर मेरे को ये परपेंडिकुलर वाला नहीं समझ में आया। परपेंडिकुलर वाला बच्चे मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या चीज है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। मैंने चेयर बनानी है, ठीक है ना, पढ़ाई वढ़ाई वाला काम छोड़ दिया मैंने, ये पढ़ाने में पैसे कमाई नहीं हो रही, लॉकडाउन है अभी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ कारीगरी कर लेते हैं, मैंने चेयर बनानी है।
अब आप अगर चेयर बनाओगे, लकड़ी की चेयर की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप वुडन चेयर बनाएंगे तो वुडन चेयर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट्स है। एक तो आपको चेयर की लेग्स चाहिए, एक आपको बैठने के लिए थोड़ा सा एरिया चाहिए, और एक बैठने के बाद सपोर्ट देने के लिए पीछे हमें थोड़ी सी लकड़ी चाहिए। तो मेरे पास जो मैंने चेयर बनानी है उसके ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब देखो, आप अगर बेटर चेयर बनाना चाहते हो तो वो कैसे बनाओगे, ये हमारे पास हमारी पीछे वाली सपोर्ट हो गई जिसपे मैं मेरी बैक लगाऊंगा, और यहाँ पे ये अपने पास अपना सिटिंग एरिया हो गया जिसपे मैं बैठूंगा। सबसे बढ़िया चेयर कब बनेगी, जब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90 डिग्री। आप सोच रहे हो कि नहीं ऐसी चेयर तो सारी बनाती हैं, मैं ऐसे वाली चेयर बनाती हूँ जिसमें बैठने वाली जगह जो है वो इंक्लाइंड है और ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो आप सोचो यहाँ पे हमारे से अच्छे से बैठा जाएगा, नहीं। तो मतलब कोई भी चीज आप कंस्ट्रक्ट करती हैं उसके लिए हमारे पास जो हमारे कंपोनेंट हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होने जरूरी है। अब ये सेम कंसेप्ट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में नाम से समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं, हमारे पास चार्जेस भी प्रेजेंट हैं, हमारे पास मैग्नेटिक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं। चार्जेस जो हैं वो बनाएंगे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो अपना बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेंगे। मेन कंडीशन हमारे पास बच्चे यही है, मेन कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो ही वो स्टेबल वेव बना पाएंगे, अदरवाइज वेव फॉर्म नहीं होगी। तो हमारे जो ये 2 कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जो हमारी वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर है। अगर इस डायरेक्शन में वेव जा रही होगी तो इस डायरेक्शन में हमारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे 2 चीजें परपेंडिकुलर हैं, दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और दोनों फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं। तो इंग्लिश में मैं एक लाइन बोल देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड which is perpendicular to each other and perpendicular to direction of propagation। ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने आपको ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन दी, मैं आपको एक एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। इसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाना पड़ेगा। देखो, तो ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर वो इसके परपेंडिकुलर है तो उसको मैं दिखाऊंगा ऐसे बाहर की तरफ। अब बाहर तो बना नहीं सकता, तो बाहर वाली रिप्रेजेंटेशन देने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा बना देता हूं इस तरीके से। तो ऊपर वाली जो वेव आ रही थी, ये वाली वेव मैं काट देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाली वेव थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जो सिंपल वेव आ रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास जो हमारा केस है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अभी भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। हाँ जी बच्चे, किसी को भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। चलिए, तो ये अपने पास अपना टॉपिक था बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब देखो, ठीक है, मैंने पढ़ लिया मैसेज। अब देखो, जो हमारे पास हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग टाइप की कैसी हैं? अलग अलग वेव्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग एनर्जी होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे पास इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इसमें से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, वेवलेंथ कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेवलेंथ के बारे में पता है तो आप वेव नंबर निकाल सकते हो,
अगर आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में पता है तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। और ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो है ही, ये दोनों सिंपल फॉर्म में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो अलग अलग टाइप की हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं, अभी मैं नाम लेके भी बताऊंगा। तो हमारे पास जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की। डिफरेंट टाइप्स की कैसे हैं, मैं किसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि अलग अलग टाइप्स की वेव हैं? डिफरेंट टाइप्स की वेव को मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ एनर्जी के अकॉर्डिंग। जो हमारी अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, उनको मैं अलग अलग टाइप का इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी एनर्जीज अलग अलग है। कोई तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, हम हैंडल ही नहीं कर सकते। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी इतनी वीक होगी कि हमें फील ही नहीं होगा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे यहाँ से ट्रेवल भी कर रही है। तो अलग अलग जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो अलग अलग टाइप्स की हैं ड्यू टू देयर एनर्जी। जो एनर्जी ऑफ वेव होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? एनर्जी ऑफ वेव डिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी पे। और ये ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उतना ज्यादा वहां पे एनर्जी का फैक्टर आएगा। अब यहाँ पे देखो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में यहां से क्या लिख सकता हूं? c बाय लैम्डा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c बाय लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई। तो यहां से आप क्या सीखे? अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उनकी एनर्जी कम होती है, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, रिपीट कर देता हूं, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उनकी एनर्जी कम होती है। ये दो रिलेशन है, याद रखना, बहुत ज्यादा काम आएंगे। और ये रिलेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था जब आप डी ब्रोगली रिलेशन पढ़ रहे थे। डी ब्रोगली में मैंने बताया था ना, वेव की एनर्जी होती है एच न्यू। तो एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, मैं पहले ही बता चुका था, फिर भी चलो यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया। तो हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मैं उनको अरेंज कर रहा हूं फ्रॉम हाई फ्रीक्वेंसी टू लो फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान से देखो अलग अलग टाइप की कौन कौन सी रेज हैं हमारे पास। सबसे ज्यादा एनर्जी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो है हमारी कॉस्मिक वेव्स। इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और एनर्जी से मेरा क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी। ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं। कॉस्मिक वेव्स आपको कहां पे मिलेंगी? स्पेस में मिलेंगी। जब कोई तारा टूटता है, कोई प्लेनेट के ऊपर कोई रिएक्शन होती है, सन के ऊपर कोई रिएक्शन हो रही है, तो वहां पे जो भी रेडिएशंस एमिट होती हैं वो सारी कौन सी रेडिएशंस हैं? कॉस्मिक रेडिएशंस हैं। कोई भी तारा टूटेगा, ब्लैक होल वाला जो हमारा प्रोसेस था उसके अंदर भी कॉस्मिक रेडिएशंस थी, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की। तो स्पेस में हमारे पास जितनी भी वेव्स हैं स्पेस रिलेटेड प्रोसेसेस की, वो सारी वेव्स क्या होती हैं? कॉस्मिक वेव, काफी ज्यादा हाई एनर्जी की, काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी हमारे कॉस्मिक वेव्स की। उसके बाद होती हैं हमारी गामा वेव्स। अब ये गामा वेव्स कौन सी होती हैं? गामा वेव्स हमारी वो वेव्स हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में आप ऑब्जर्व करते हो। जो भी हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं, या जो भी हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स में रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे आपने सुना होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे। तो वहां पे रेडिएशंस की वजह से लोगों के अंदर परमानेंटली जेनेटिक चेंज आ गई। लोग जो है वो 100% हेल्दी जो है वो बोर्न ही नहीं हो पा रहे। किसी की टांगे सही नहीं है, किसी के हाथ सही नहीं है, किसी का आंखें सही नहीं है। तो अलग अलग जेनेटिक उनमें दिक्कतें आ गई ड्यू टू द गामा रेडिएशंस, गामा वेव्स। अब सोचो गामा वेव्स इतनी डेंजरस है तो कॉस्मिक वेव्स कितनी होंगी? उनकी एनर्जी तो इससे ज्यादा होती है। फिर गामा वेव्स के बाद हमारे पास आती है बच्चे एक्स रेज।
एक्सरेज के बारे में तो आप सभी ने सुना हुआ है, डॉक्टर भी इसको यूज करते हैं बॉडी का एक्सरे निकालने के लिए। लेकिन जब भी आप एक्सरे निकलवाने जाते हैं ना, आपने एक्सरे करवाया, पहले एक्सरे में रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है, समझ में नहीं आई, तो डॉक्टर बोलता है दूसरा एक्सरे आपका होगा 10-12 दिन के बाद। क्योंकि जब आप एक्सरे करवाते हैं तो ये रेज हमारी बॉडी को पेनिट्रेट करती हैं, रेज यहां से एंटर करेंगी और पीछे से बाहर निकलेंगी। तो ये रेज हमारी बॉडी को पेनिट्रेट करती हैं। जहां जहां पे हड्डी नहीं है, बोन नहीं है, वहां से तो रेज पेनिट्रेट हो जाएंगी। जहां पे हड्डी होती है वहां पे रे पेनिट्रेट नहीं हो पाती, वही रुक जाती है, तो फिर आपको एक्सरे मिल जाता है। जहां जहां से रेस पेनिट्रेट हुई वो सारा ब्लैक आता है, जहां पे हड्डी थी रे पेनिट्रेट नहीं हुई वहां पे व्हाइट स्पॉट आता है, आपको आपका एक्सरे मिल जाता है। लेकिन एक्सरे ने हमारी बॉडी पेनिट्रेट की ना, तो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनको फिर बॉडी अपने आप हील करती है, उसको हील करने में 10-12 दिन लगते हैं। इसलिए बोला जाता है कि हमें लगातार एक्सरे नहीं करवाने चाहिए। अगर हम लगातार एक्सरे करवाएंगे तो ज्यादा बॉडी के सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिर हमारी बॉडी उनको रिकवर नहीं कर पाती, हमारी जो है वो अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। तो ये हमारे पास हमारी एक्सरेज थी। थर्ड नंबर पे आती है एनर्जी में, फ्रीक्वेंसी में। इसके बाद हमारे पास आएंगी हमारी यूवी रेडिएशंस, जिनको आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी बोलते हो। सन में आती है, जो सन की रोशनी है, सनलाइट है, उसके साथ यूवी रेडिएशंस आती हैं। लेकिन जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वहां पे जो ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हमारे पास सिर्फ सनलाइट पहुंचती है, यूवी रेडिएशंस नहीं पहुंचती, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। यूवी रेडिएशंस भी हमारे लिए हार्मफुल हैं। अगर हमारी स्किन पे यूवी रेडिएशंस फॉल करेंगी तो स्किन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो यूवी रेडिएशंस भी हमारे लिए काफी डेंजरस हैं, स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं। ये आती हैं एक्सरेज के बाद। फिर आएंगी हमारी विजिबल रेडिएशंस। ये हमारी वो रेडिएशंस हैं जो कलर वाली रेडिएशंस हैं, जो हमारे 7 कलर है विपक्योर, जो आपको अलग अलग कलर यहाँ पे दिख रहे हैं, वो इन्हीं रेडिएशंस की वजह से दिखते हैं। हमारे लिए ये वाली 2 रेडिएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यूवी का भी प्रैक्टिकल यूज करते हैं, विजिबल रेडिएशंस का भी करते हैं। नॉर्मल ह्यूमंस के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक्सरे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका, इन दोनों का प्रैक्टिकल यूज सबसे ज्यादा होता है हमारी लाइफ में। आप देख रहे हो आपके सर ने लाल कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, आपने अपने अपने अलग अलग कपड़े पहने होंगे, आपके पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने, जो भी कलर आप देख पा रहे हो वो विजिबल रेडिएशंस की वजह से देख पा रहे हो। तो ये हमारे पास हमारी रेडिएशंस हो गई। इससे थोड़ा आगे चलते हैं, जो हम बाकी की पढ़ते होती हैं। विजिबल रेडिएशंस के बाद आती है इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशंस के बाद आती है हमारी माइक्रोवेव्स, और माइक्रोवेव्स के बाद आती है हमारी रेडियो वेव्स। तीनों को फटाफट बता देता हूं क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है अभी हमारे लिए। रेडियो वेव्स जो है वो यूज होती है रेडियो सिग्नल में, आपके मोबाइल के सिग्नल के अंदर। जो भी आपका मोबाइल है, मोबाइल का जो नेटवर्क है, पहले 2G था, 3G था, 4G था, 5G लाने की तैयारी हो रही है, उसमें जितनी भी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो सारी की सारी रेडियो वेव्स के अंदर कवर होती है। फिर आ जाओ माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव्स कौन सी होती है ये आपको बताइए, ये आपको माइक्रोवेव ओवन के अंदर मिलेगी। इनका जनरली हीटिंग इफेक्ट होता है। ये जब भी किसी बॉडी में से पास करती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स को एक्साइट कर देती हैं, उनके मॉलिक्यूल जंप करना स्टार्ट कर देते हैं। मॉलिक्यूल जब जंप करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी गिवन चीज होती है, गिवन सब्सटेंस होता है, वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तभी आप ओवन चलाते हो, ओवन के अंदर किसी भी खाने वाली चीज को आपने रखा, 30-35 सेकंड्स के लिए आप वो चीज को माइक्रोवेव में रख के माइक्रोवेव चलाते हो, इतने सेकंड्स के बाद वो चीज गर्म हो जाती है, तो इसका हीटिंग इफेक्ट होता है। और फिर है हमारे पास हमारी इंफ्रारेड वेव्स, जो आपकी यूज होती हैं टीवी रिमोट्स में, एसी रिमोट वगैरह में। जो रिमोट वाला फंक्शन है वो लगभग IR ही है। क्या करते हो आप कभी भी देख लेना, चाहे आपका टीवी रिमोट है, चाहे आपका एसी रिमोट है, उसके आगे एक छोटी सी लाइट लगी होगी। तो आप जब भी बटन प्रेस करते हो, आपका टीवी, आपका एसी, आपका साउंड सिस्टम आपकी बात मानना शुरू कर देगा। वो जो रेडिएशंस हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस, माइक्रोवेव रेडिएशंस और रेडियो वेव्स, ये हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है। अगर ये हमारे लिए हार्मफुल होती फिर आप मोबाइल पे बात थोड़ी करते। ज्यादा हार्मफुल नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये हमारे पास हमारी
डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। किसी भी हाँ जी बच्चे, कोई डाउट है तो बोल सकते हो। चलिए, तो ये था अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक। पेपर में नहीं आता, मैं पहले बता देता हूँ, लेकिन इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी जरूरी थी, क्योंकि मैं जो आगे वाले टॉपिक करवाना चाहता हूँ उनमें ये वाली वर्डिंग्स बार बार यूज होती है, तो हमें पता होना चाहिए। पेपर के अंदर अब मैं आपको जितनी भी चीजें करवा रहा हूँ ना, पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आएगा आपका बोहर मॉडल और उसके न्यूमेरिकल्स। उससे पहले वाले जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ, उन टॉपिक्स में से रेयरली कोई क्वेश्चन आता होता है। ये टॉपिक्स जस्ट आपका कंसेप्ट बनाने के लिए हैं। 2 मिनट है हमारे पास, क्लास हमारी ओवर होने वाली है, तो 2 मिनट में मैं आपको एक डेफिनेशन करवा देता हूं। डेफिनेशन है हमारी ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। दो डेफिनेशन हो गई एक्चुअल में, एक डेफिनेशन है ब्लैक बॉडी की और एक डेफिनेशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी हमारा ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्सॉर्ब कर सकता है। कोई मर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, कुछ मर्जी उसकी वेवलेंथ हो, कुछ मर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी हो, चाहे लो एनर्जी की वेव है चाहे हाई एनर्जी की वेव है, ब्लैक बॉडी हमारा ऐसा सब्सटेंस होता है जो उन रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर लेगा। तो डेफिनेशन क्या आई? ब्लैक बॉडी इज ए सब्सटेंस which is a perfect absorber of radiations. It can absorb any radiation of any wavelength or any frequency. तो जो हमारी ब्लैक बॉडी होती है वो सभी फ्रीक्वेंसीज वाली वेव्स को एब्सॉर्ब कर सकती है। अब कोई सब्सटेंस अगर रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करेगा तो एमिट भी तो करनी पड़ेगी। तो जब हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करके दोबारा एमिट करता है, उस एमिटेड रेडिएशंस को आप क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। 1 नंबर की डेफिनेशन पेपर में आ सकती है ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। ब्लैक बॉडीज वो होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऑब्जर्व करती हैं, कोई मर्जी फ्रीक्वेंसी की